आज रात भी मैं सो ना सकी। मनीष के कहे शब्द कांटे की भांति चुभ रहे थे। माँ, तुम्हें मुझे मेरे पिता का नाम बताना ही पड़ेगा, वरना। वरना क्या? ये सोचकर मैं डर से सिहर उठी। मनीष मेरा एकमात्र सहारा था। उसे खोने का मतलब जीने का मकसद ही खत्म हो जाना। बड़ी मुश्किलों से गुजरकर मैंने खुद को संभाला था, जो आसान न था। एक बार तो मन किया कि खुद को खत्म कर लूं। मेरी जैसी औरत को समाज आसानी से जीने नहीं देता। इसके बावजूद जिंदा हूं तो इसका कारण मेरी जिजीविषा थी। अनायास मेरा मन अतीत के पन्नों पर अटक गया। तब मैं 15 साल की थी। भले ही यह उम्र कामलो लोगों के लिए वासना का विषय हो, परंतु मेरे लिए अब भी हम उम्र लड़कियों के साथ खेलना कूदना ही जिंदगी था। अपरिपक्व मन क्या जाने पुरुषों की नजरों में छिपे वासना का जहर। मेरे ही पड़ोसी का युवक मनोज मेरी हम उम्र सहेली का भाई था। एक दिन उसके घर गई। उस रोज मेरी सहेली घर पर नहीं थी। घर में दूसरे लोग भी मौजूद नहीं थे। उसने मुझे इशारे से अपने कमरे में बुलाया। यह मेरे लिए सामान्य बात थी। जैसे ही उसके कमरे में गई, उसने मुझे बाहों में पकड़ लिया। साथ ही मेरे गालों पर एक चुंबन जड़ दिया। यह सब कुछ अचानक हुआ था। मैं घबराकर उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसने अपनी जकड़ ढीली की, मैं रोने लगी। वह मेरे पास आकर बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछे। घर आई। इस घटना का जिक्र मैंने डर के कारण किसी से नहीं किया। आज इसी बात का दुख था। काश इसका जिक्र मैंने अपने माँ बाप से किया होता तो निश्चित ही वे मेरा मार्गदर्शन करते और मैं एक अभिशापित जीवन से जीने से बच जाती। बहरहाल वह मुझे अच्छा लगने लगा। उम्र की कशिश थी। मैं अक्सर किसी न किसी बहाने उसके घर जाने लगी। एक दिन वैसा ही एकांत था जब उसने मेरे शरीर से खेला। मैं ना करती रही, मगर वह कहाँ मानने वाला था। मैं बुरी तरह डरी हुई थी। घर आई। अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। रह रहकर वही दृश्य मेरे सामने नाचता रहा। सुबह नींद खुली तो माँ ने मेरी तबीयत का हाल पूछा। तब मैंने बहाना बना दिया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। असलियत तब पता चली जब मेरे अंदर माँ बनने के संकेत उभरे। माँ को काटो तो खून नहीं, अब करे तो क्या करे? पिताजी को तो बताना ही पड़ेगा। उस समय घर में जो कोहराम मचेगा उसका कैसे सामना करेगी? वे रुआसी हो गई। उनका दिल बैठने लगा। वे मुझे कोसने लगी। उन्होंने मुझे मारा पीटा भी। पर उससे क्या होगा? जो होना था वह हो चुका था। वही हुआ जिसका डर था। पिताजी ने माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। कैसी माँ हो, जवान होती बेटी पर नजर ना रख सकी। वे मेरा गला घोटने जा रहे थे। माँ ने रोका। पिताजी कैसे थे, कैसे हो गए? कहाँ मेरे लिए हर समय एक पैर पर खड़े रहते थे। मेरा जरा सा भी दर्द उनसे सहा ना जाता था। आज वही पिताजी मेरे जान लेने पर उतारू हो गए। मैं रोए जा रही थी। उस रोज किसी ने खाना नहीं खाया। सब मेरे भविष्य को लेकर परेशान थे। इस लड़की ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैंने पिताजी को इतना हताश कभी नहीं देखा। क्यों ना इस मामले में अपने भाई से राय ली जाए। माँ बोली, पागल हो गई हो? किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, वरना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। इसका मतलब यही था कि पापा ने मनोज के परिवार वालों के बीच भी इस प्रश्न को उठाना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे समाज में बदनामी होगी, सो अलग। तब क्या होगा? जो कुछ करना होगा हम दोनों आपस में ही सलाह मशवरा करके करेंगे। कल सुबह सबसे पहले किसी महिला डॉक्टर से मिलना होगा। फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। माँ को पिताजी की बात सही लगी। अगली सुबह दोनों महिला डॉक्टर के पास गए। महिला डॉक्टर ने गर्भपात करने से साफ मना कर दिया। बोली, टाइम काफ़ी निकल चुका है, जान का खतरा है। हर तरीके से पिताजी ने डॉक्टर से मिन्नतें की, मगर वे टस से मस ना हुई। भरे कदमों से दोनों वापस लौट आए। अब एक ही रास्ता था, या तो मुझे मार डाला जाए या फिर कहीं दूर चले जाए और इस बच्चे को जन्म देकर छोड़ दिया जाए। माँ के साथ रायपुर से दिल्ली आकर एक फ्लैट लेकर हम किराए पर रहने लगी। दिल्ली इसलिए ठीक लगा क्योंकि यहाँ कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता।
9 महीने बाद मैं एक बच्चे की माँ बनी। इससे पहले कि मैं उसकी सूरत देखूं, माँ ने पहले से ही एक परिचित जो निसंतान थी को देकर छुट्टी पा ली। बाद में पिताजी ने भी अपना तबादला दिल्ली करवा लिया। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू कर दी। इसके बावजूद मेरी आंखों से मेरे अतीत का दुःस्वप्न कभी नहीं गया। जब भी सामने आता तो बेचैनी हो उठती। 23 की हुई तो माँ ने मेरी शादी कर दी, इस नसीहत के साथ कि मैं कभी भी अपने बीते हुए कल की चर्चा नहीं करूँगी। यह मेरे ऊपर तलवार की तरह थी। हर समय मैं इस बात को लेकर सजग रहती कि कहीं मेरे पति को पता ना चल जाए। पता चल गया तो क्या होगा? यह सोचती तो डर की एक सिरहन मेरे जिस्म पर तैर जाती। स्त्री की जिंदगी दांतों के बीच जीभ की तरह होती है। यही काम अगर पुरुष करता तो ना समाज उसे कुछ कहता, ना ही उसे कोई अपराध बोध होता। उल्टे वह अपनी मर्दानगी का बखान करता। ऐसा ही हुआ होगा। जिसने मेरे जिस्म से खेला, आज निश्चय ही वह शादी ब्याह करके एक शरीफ इंसान का लबादा ओढ़े समाज का सम्मानित आदमी बनकर घूम रहा होगा, जबकि मैं हर समय डर के साए में लिपटी एक अंधेरे भविष्य की कल्पना के साथ। इसे विडंबना ही कहेंगे जो हमारे समाज के दोहरे मापदंड का विद्रूप चेहरा है। 8 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरे होंगे जब मेरे पति ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाकर तलाक का फरमान सुना दिया था। ऐसा क्या देखा और सुना जो उसे मेरा चरित्र संदिग्ध लगा। कहने लगा, तुम बिन ब्याही बच्चे की माँ हो। इस प्रश्न पर मैं सन्न रह गई। मेरे बुरे समय ने भी यहाँ मेरा पीछा ना छोड़ा। पहले तो खुद को संयत किया, फिर बोली, इतने बड़े आरोप के पीछे आपके पास सबूत क्या है? कहने लगा कि जिस हॉस्पिटल में तुमने अपना बच्चा जना था, उसकी नर्स मुझे जानती थी। वो मेरे गांव की रहने वाली थी। एक दिन तुम और मैं एक मॉल में खरीदारी कर रहे थे, तभी उस नर्स ने तुम्हें पहचान लिया। उसने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया, फिर तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने बताया कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ बताना चाहती है, मगर संकोचवश नहीं कह रही थी। मैंने जोर दिया तो वो बोली, क्या आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ जानते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे वह कहाँ की रहने वाली है, उसका घर परिवार कैसा है, लड़की का चाल चलन कैसा है। मेरे पिताजी और उसके पिताजी एक ही ऑफिस में काम करते थे। सजातीय होने के कारण मेरे पिताजी ने बात चलाई। लड़की देखी, अच्छी लगी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने दहेज भी काफ़ी दिया। नर्स ने यही बात ख़त्म करनी चाहिए, मगर मैंने सत्य उगलवा कर ही दम लिया। मेरे पति के कथन से मुझे गहरी निराशा हुई। एक स्त्री से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। उसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। सत्य सत्य होता है, वह लाख छिपाने पर भी नहीं छिपता। मुझे माँ पिताजी दोनों पर गुस्सा आया। क्यों नहीं साफ साफ बताकर शादी की? अगर उसे मेरी ज़रूरत होती तो शादी करता, वरना मैं जैसे थी वैसे ही खुश थी। दुख तो बहुत हुआ, मगर मैंने भी सोच लिया था कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा। शादी कोई अंतिम रास्ता नहीं। मुझे बरगलाकर मेरा यौन शोषण करने वाला चैन की जिंदगी जिए और मैं तिल तिल कर खुद को जलाऊं और अपने समय को कोसूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जीऊंगी, और अपनी शर्तों पर। माँ पिताजी दोनों दुखी थे। मैंने कहा, आप मुझे या खुद को क्यों अपराधी मानते हैं? विवाह का संबंध बच्चे पैदा करना होता है, तो वह मैंने बिन ब्याहे कर दिया। अब रहा किसी के साथ का, तो मेरे समय में लिखा होगा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, जो सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाने से गुरेज नहीं करेगा। सच में मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। चित्त शांत हुआ तो मैंने एक कंपनी में जॉब कर ली। एक दिन एक दंपति ने मेरे फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। मम्मी ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त मैं दूसरे कमरे में थी। वे लोग माँ की जान पहचान के थे। उन्हें देखकर माँ के माथे पर बल पड़ गए। माँ ने उन्हें हॉल में बिठाया। उनके साथ एक 10 साल का लड़का भी था। लड़के को मेरे कमरे में भेजकर माँ ना जाने क्या उनके साथ खुसुर फुसुर करती रही। इस बीच वह लड़का मेरे साथ घुल मिल गया। करीब आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि वे दोनों जा चुके थे। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह लड़का तो यहीं रह गया। जब उस लड़के को पता चला कि उसके कथित माँ बाप चले गए, तो वह रोने लगा। मुझे दया आई। मैंने उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगी। माँ, इसे क्यों नहीं ले गई? मैंने अपनी माँ से पूछा। माँ ने इशारे में मुझे चुप करा दिया। अब यह यहीं रहेगा।
कहने को तो माँ ने कह दिया, मगर तत्काल उसमें सुधार करते हुए बोली, कुछ दिनों के लिए, जैसे ही इसके माँ बाप विदेश से आ जाएंगे ये उन्हीं के पास चला जाएगा। मुझे माँ के कथन संदिग्ध लगे। उन्हें अन्य कमरे में ले जाकर वस्तु स्थिति की सही सही जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो माँ कहने लगी, तुमसे क्या छुपाना, ये तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनते ही मैं क्षणांश भाव विभोर हो गई। माँ आगे बोली, इसी बच्चे को तुमने जन्म दिया था। लोक लाज के भय से मैंने इस बच्चे को जन्मते ही अपने एक रिश्तेदार को दे दिया था। वे निसंतान थी, मगर अब उनकी अपनी औलाद हो चुकी है। वे इसे रखने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उस बच्चे को देखा, वह अब भी रोए जा रहा था। मेरे दिल में माँ की ममता उमड़ पड़ी। कितना अभागा था यह बच्चा। असल माँ जिंदा थी तो भी गैर के पास पल रहा था। यह सोचकर मेरा कलेजा फट गया। उसे सीने से लगाया, मेरा मन भीग गया था। वह बच्चा मेरे लिए अंधेरे में चिराग की तरह था। प्रकृति को मैंने लाख लाख धन्यवाद दिया जिसने मुझे जीने का मकसद दे दिया। मैंने बच्चे का नाम पूछा तो उसने मनीष बताया। जब वह शांत हुआ तो माँ ने मुझे अकेले में बुलाकर दबे स्वर में कहा, अभी इसके सामने तुम्हें माँ बताना मुनासिब नहीं होगा। तुम इसे इतना प्यार दो कि वह अपने पहले माँ बाप को भूल जाए, फिर मौका देखकर बता देना कि तुम ही इसकी असली माँ हो। क्या वह मानेगा? क्या वह यह नहीं पूछेगा कि मैं इतने दिन कहाँ रही, मेरे पिता कहाँ हैं? तब तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। माँ ने यह कहा तो मुझे उनसे तर्क करना मुनासिब न लगा। मैं कमरे से बाहर हॉल में आई। उसके पास आकर प्यार से पुचकारते हुए बोली, मैं तुम्हें मनीष नाम से पुकारूं तो कैसा लगेगा? नाक सुगड़ते हुए वो बोला, अच्छा तो ठीक है मनीष, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलती हूँ, कैसा रहेगा? मैं खुश थी। मेरे प्यार की तपिश पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान की रेखाएं खिंच गई। जल्दी जल्दी मैंने अपने कपड़े बदले, उसको लेकर आइसक्रीम पार्लर में पहुंची। उस दिन मैंने मनीष पर जी भर प्यार उड़ेला। क्यों ना उड़ेलती, वह मेरे शरीर का अंश था। वर्षों तक उसके रूप रंग को लेकर तरसती रहती थी कि आज मेरा बेटा जिंदा होता तो कैसा होता। माँ ने कहा था कि वह मरा हुआ पैदा हुआ था। अगर जिंदा भी बताती तो क्या मैं उसे पालने लायक थी? मैं तो उस वक्त खुद एक बच्ची थी। आहिस्ता आहिस्ता मनीष हम सबसे घुलता मिलता गया। एक रोज मैंने उससे कहा कि वह मुझे माँ कहकर पुकारे। पहले तो वह सकुचाया, फिर बोला, माँ को क्या कहूँगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने आपको माँ कहना शुरू कर दिया है? उन्हें बुरा लगेगा। कुछ सोचकर मैं बोली, बड़ी माँ, यह ठीक रहेगा। उसने बिना नानुकुर के स्वीकार कर लिया। उसके मुंह से मेरे लिए माँ का संबोधन तपती रेत पर बारिश की फुहार की तरह था। मेरा रोम रोम पुलक उठा। मैं भाव विभोर हो गई। समय गुजरता रहा। एक बात की कसक रहती, इतना प्यार दुलार देने के बावजूद वह अपनी पहली माँ को भूल नहीं पाया। कभी कभी उनका जिक्र करता तो मेरा मन आशंकाओं से घिर जाता। हमेशा की तरह झूठ बोल देती कि वे जल्दी आएंगी। एक रोज तो हद हो गई जब वह अपने दत्तक माँ बाप के पास जाने की जिद कर बैठा। उस रोज मुझे अपनी कोख पर लज्जा आई। इतना प्यार दुलार देने के बावजूद भी मनीष को अपनी ना बना सकी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि वह उनके पास जाना चाहता है जिन्होंने बड़े निर्मोही तरीके से उसका परित्याग कर दिया। आज जाना कि सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए बच्चे की बेहतर परवरिश जरूरी है, जो आसान नहीं। माँ ने पिताजी से सलाह मशवरा करके उसकी दत्तक माँ से बात की। एक बार आप उसे समझाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपकी बात को समझेगा। माँ बोली, क्या कहूँगी? उधर से जवाब आया, यही कि आप उसके असली माँ बाप नहीं हैं। असली माँ मेरी बेटी है। क्या वह मानेगा? और कोई रास्ता तो बताइए। माँ के इस सवाल का उनके पास जवाब ना था। क्षणांश चुप्पी के बाद वह बोली, ठीक है, आप मनीष को फ़ोन दीजिए। मनीष को दूसरे कमरे से बुलाकर उसे मोबाइल थमाया। वह असमंजस में था। तभी उधर से आवाज़ आई, कैसे हो मनीष? मनीष को आवाज़ पहचानने में देर न लगी। मम्मी कहते ही उसका स्वर भर्रा गया। आप कहाँ हैं? मनीष रुंधे कंठ से बोला, मैं यही हूँ। पहले यह बताओ, क्या ये लोग तुम्हें प्यार नहीं करते? करते हैं, खूब करते हैं। बड़ी माँ तो हर वक्त मेरी ही चिंता करती रहती है। एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती।
परंतु कहते कहते उसका गला भर आया। आपकी याद हमेशा आती रहती है, क्या आप मुझे लेने नहीं आएंगी? पल भर के लिए उसकी दत्तक माँ भी भावुक हो गई। एक पल वह सोची मनीष को ले आए, मगर यह सोचकर बढ़ते कदम रुक गए कि कल जब उसकी अपनी औलाद बड़ी होगी तो निश्चय ही मनीष का असलियत सबके सामने आएगी। तब वह क्या करेगी? जब वे पूछेंगे कि मनीष किसका बेटा है, क्यों लाई थी इसे, तब तो ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। मनीष किसी की नाजायज औलाद है, इस कलंक को कैसे धोऊंगी? फिर क्या गारंटी है कि मैं अपने पराये का भेद ना करने लगूंगी? यही सब सोचकर दिमाग ने फैसला लिया कि जो कल होने वाला है उसे आज ही कह सुनकर खत्म कर दिया जाए। मनीष, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाली नहीं। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो। परंतु परंतु क्या मम्मी? मेरा एक कहा मानोगे? बिल्कुल मानूंगा, मगर आप मेरे पास आने का वादा करो। करती हूँ, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे तुम बड़ी माँ कहते हो वही तुम्हारी असली माँ है। मैं तब बे औलाद थी, दूर दूर तक औलाद होने की संभावना नहीं दिख रही थी। तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्मते ही मुझे दे दिया था। क्यों? इसका जवाब तुम अपनी बड़ी माँ से पूछना, कहकर दत्तक माँ ने फोन काट दिया। मनीष गुमसुम सोफे पर बैठ गया। मैं उसके करीब आई, देखा उसके गालों पर आंसुओं की बूंदें लुढ़क आई थी। मैं अधीर हो उठी, उसे कलेजे से लगा लेना चाहा, मगर उसने मुझे झटक कर अलग कर दिया। पहले मुझे जवाब दो कि क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ, भीगे मन से मैं बोली। अब तक कहाँ थी? मनीष के इस कथन का क्या जवाब दूं? तुमने मुझे उनके पास क्यों भेजा? मेरे पापा कौन हैं? उसके इस सवाल पर मेरी माँ ने बात संभाली। समय आने पर सब पता चल जाएगा। माँ की इस कथन का उस पर कोई असर न था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसका हठपन देखकर मैं रोने लगी। मनीष था तो बच्चा ही, मेरे आंसुओं को देखकर उसका मन द्रवित हो गया। मेरे पास आकर बोला, बड़ी माँ, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। उसके मुंह से यह सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसे बाहों में भींचकर देर तक मैं सुबकती रही। पढ़ाई लिखाई में लग जाने के कारण मनीष अपने अतीत को भुला रहा। अब वह 24 साल का जवान लड़का था। एक रोज मैंने देखा कि वह अपने कमरे में उदास बैठा था। करीब आकर उसके उदासी का कारण पूछा तो बोला, माँ, तुमने एक बार कहा था कि वक्त आने पर पापा का नाम बताओगी, क्या वह समय नहीं आया? मनीष ने फिर से मुझे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसे मैंने अपने सीने में दफन करके भूल चुकी थी। एक एक करके अतीत की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति मेरी नज़रों के सामने घूमने लगी। जब उबरी तो मनीष से पूछा, क्या जानना जरूरी है? माँ, मेरे लिए जानना जरूरी है कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि आज भी मेरे दिल के कोने में एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन उस पिता के लिए है जिनका मैंने कभी मुंह तक नहीं देखा। यदि वे जिंदा नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बस उनका परिचय बता दो। मनीष समझदार हो गया था। समझदार बेटे को भ्रमित करना आसान ना था। मैंने आत्मचिंतन किया तो पाया कि आज नहीं तो कल मुझे इस सच से मनीष को परिचित करवाना ही पड़ेगा। वह कल आ गया। अब ना बताऊंगी तो वो मुझ पर शक करेगा। इस तरह से उसकी नज़रों में मेरा चरित्र संदेहास्पद हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में उचित ना होगा। कोई भी रिश्ता ईमानदारी पर टिकता है, फिर वह चाहे माँ बेटे का हो या पिता पुत्र का। जिन रिश्ते की बुनियाद शक पर टिकी हो उनका बिखरना तय है। मेरे लिए मनीष ही सब कुछ था। मैं मनीष को खोना नहीं चाहती थी। सो एक एक कर मैंने उस उम्र में घटी सारी घटनाओं का खुलासा कर दिया। वे करते क्या हैं मुझे नहीं पता बेटा, बस इतना जानती थी कि उनका परिवार बहुत अमीर और संपन्न था। उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की? मेरे माँ पिताजी जानते थे कि वे लोग काफ़ी अमीर हैं। वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिना वजह बदनामी होगी, इसीलिए उन्होंने कभी पहल नहीं की। अब मनीष को निर्णय लेना था कि वह इसे किस रूप में लेता है। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देखकर लगा कि वह अंदर से बेचैन था। यह देखकर मैं डर गई, कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे, तब तो मैं कहीं की ना रहूंगी। आधा घंटा गुजर गया। मनीष ऐसे ही गुमसुम किन्हीं बेख्यालों में खोया रहा।
मैं उसके करीब बैठी रही। दुखद स्मृतियां मन पर बोझ होती है, बेशक कहकर मैंने अपना बोझ हल्का कर लिया। इसके बावजूद मन के एक कोने में भविष्य को लेकर आशंकाएं हिलोरे मार रही थी। मेरा भविष्य मनीष था। यदि मनीष को कुछ हो गया तो मैं कहीं की ना रहूंगी। यह सोचकर मैं बुरी तरह भय से कांप गई। उठकर रसोई में गई। मनीष के लिए एक गिलास पानी लाई। गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। गिलास पकड़ते हुए उसने एक नज़र मेरी तरफ फेंका। उसकी नज़र में मैंने एक बदलाव देखा जो आशाजनक लगा। मैंने एक निश्चय किया है। उसके कथन ने मुझे संशय में डाल दिया। माँ, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे दंड दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे लिए यह आशा की किरण की तरह था। मनीष को लेकर जैसा सोचा था वह उसके विपरीत निकला। यह मेरे लिए सुकून की बात थी। वहीं वह सोचकर दिल बैठने लगा कि फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। जिन्हें नहीं पता होगा वे भी जान जाएंगे। ऐसे में जो सामाजिक रुसवाइयाँ होगी उनका कैसे सामना करूंगी? माँ, ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं। जब मुझे परेशानी नहीं तो आप क्यों परेशान हैं? मैं उस व्यक्ति को बेनकाब करना चाहता हूँ जिसने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है और खुद इज्जत की ज़िंदगी जी रहा है। फिर भी बेटा, लोग क्या कहेंगे? मैं बोली। इसकी चिंता अब क्यों कर रही हैं? जिससे छिपाना था उससे तो छिप ना सका, यानी मुझसे। तो समाज से क्या छिपाना? सच सामने आएगा तो निश्चय ही लोग हमारी तारीफ करेंगे। समय बदल रहा है। मनीष के कथन से मुझे बल मिला। क्यों स्त्री ही हमेशा पुरुष के व्यभिचार को सहे, कुकर्म पुरुष करे और ताउम्र स्त्री छिपाए, बिना अपराध के अपराध बोध के बोझ को ढोए? क्या यह खुद के प्रति अन्याय नहीं है? तुम क्या उसे पिता मानोगे? मैंने पूछा। जन्म दिया है तो पिता कहलाएगा ही, मगर जो सम्मान उसे देना चाहिए वह उसे कभी नहीं। उसने तुम्हें, हमें जिल्लत की जिंदगी दी है। मैं चाहता हूँ कि उसे उसके किए की सजा मिले। मनीष के दृढ़ निश्चय के सामने मैं नतमस्तक हो गई। मेरे मन से दुविधा की धुंध छट चुकी थी। एक लंबी लड़ाई के लिए हम माँ बेटे संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े। ये इतना आसान नहीं होगा। वे बड़े लोग हैं, आपको पहचानेंगे ही नहीं। हो सकता है रुपयों का लालच दे, तो इस पर नहीं मानी तो जान से मारने की धमकी दे। वकील ने कहा, इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है मर जाना। जब मेरा कोई बाप ही नहीं है तो मैं क्या मुंह दिखाकर समाज में जीऊंगा? मनीष ने वकील से कहा। वकील संवेदनशील था। कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारी तरफ से केस दायर करता हूँ। कानूनी अड़चनें आएंगी, समय लगेगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें न्याय मिलेगा। समय क्यों लगेगा? देखना, वे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होंगे। हजार हजार बहाने बनाएंगे। तो क्या हुआ, एक ना एक दिन उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा। मनीष बोला। मनीष के पिता का कोई वारिस नहीं था। उन्होंने शादी तो की थी पर निसंतान थे। करोड़ों की संपत्ति थी। संयुक्त परिवार था, लिहाजा उन्होंने अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति संयुक्त परिवार के नाम कर दी थी। यह बात वकील की मार्फत मुझे पता चली। विडंबना देखिए, जिससे औलाद हुई वह संबंध अवैध था, वही जो वैध था उससे कोई संतान ही नहीं। मनोज को नोटिस मिली तो वे बेहद विचलित हो गए। इस उम्र में उनके दामन पर दाग लगे, ये उन्हें गवारा ना था। पहले तो छिपाया, मगर छिपा ना सके। सबको पता चल गया कि उन्होंने कुंवारेपन में एक लड़की का यौन शोषण किया था। वे भूल चुके थे। वे तो यह भी नहीं जानते थे कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। सोचे होंगे कि यदि मैं माँ बनी भी होंगी तो कौन कुंवारी माँ बनना चाहेगा, लिहाजा एबॉर्शन कराकर छुट्टी कर ली होगी। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। बदनामी के भय से उन्होंने मेरे वकील को अपने घर बुलाया। वकील ने मेरे हक की बात की। वह झूठ भी तो बोल सकती है। एक करोड़पति आदमी की संपत्ति पर हक जताने के लिए ऐसा कर रही है। मनोज बोले, इसके लिए डीएनए टेस्ट है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वकील बोले, वैसे एक रास्ता है। वकील ने आगे कहा। वह क्या? मनोज के माथे पर बल पड़ गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह कौन है, इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि उसे स्वीकार कर लीजिए। बिना वजह कोर्ट में उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद डीएनए टेस्ट होगा, फिर आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है,
मगर मेरे परिवार वाले कैसे मानेंगे कि वह मेरा ही बेटा है? उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। मेरी भी शंका का समाधान होना चाहिए। यानी आप मनीष को बेटे के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कुछ सोचकर मनोज बोले, अपनी औलाद का मोह किसे नहीं होता। उनका स्वर नम्र पड़ गया। कहने को तो मेरे चचेरे भाई भतीजे बहुत हैं, मगर मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं। मनोज के कथन से लगा कि उन्हें औलाद ना होने की कसक थी। कोर्ट के फैसले के तहत पिता व बेटे का डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। जानकर हम दोनों की खुशी की सीमा ना रही। मनोज को मनीष को पिता का नाम देना ही पड़ा। चचेरे भाइयों ने मनीष का भरसक विरोध किया। उन्होंने अपने वकील से भी राय ली। यदि उन दोनों के शारीरिक संबंध से कोई संतान होती है तो कानूनन जैविकी पिता की संपत्ति पर उस संतान और उसकी माँ का पत्नी के समान हक है। यह नियम लिव इन रिलेशन में भी लागू होता है, वकील ने समझाया। विवाह ना हुई हो तब भी? चचेरे भाई ने पूछा। हाँ, तब भी वह स्त्री पत्नी के रूप में ही जानी जाएगी। वे सब कानून के आगे लाचार थे। माँ, न्याय ही दंड था मेरे पिता के लिए। अब मैं सिर उठाकर कह सकूंगा कि मैं मनोज शुक्ला का बेटा हूँ। मनीष की आंखों में झलकती आत्मविश्वास की झलक से मैं अभिभूत थी। और उनकी करोड़ों रुपयों की संपत्ति के मालिक तुम ही होगे। वकील साहब अचानक कमरे में दाखिल हुए। नहीं सर, मुझे संपत्ति का कतई लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपने उस कलंक को धोना चाहता था जिसका अपराधी मैं था ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे जन्म दे दिया, मगर ऐसी कितनी माएँ होंगी जो लोक लाज के भय से अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार देती हैं। मुझे ऐसी माँओं से सहानुभूति है। वहीं ऐसे पुरुषों से नफरत है जो किसी अपरिपक्व लड़की को वर्गलाकर उसका यौन शोषण करते हैं, फिर उसे नारकीय जीवन जीने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। मेरी और मेरी माँ की कोशिशें उनके लिए एक सबक साबित होगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।